नमस्कार मित्रों। ना अगर तमन्ना है दिल तू किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। खुद ही को बना ले काबिल इस कदर कि रखें लोग तमन्ना सिर्फ तुझी को पाने की। आज नए प्रकरण के साथ मैं जितेंद्र कुमार, यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन 2.0 पे आप सभी का स्वागत है। नया प्रकरण लेकर के आए हैं आज, संधि प्रकरण। इसमें हम आपको बताएंगे संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार कितने होते हैं एवं उनके भेद कितने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है संधि। संधि किसे कहते हैं? मित्रों, संधि किसे कहते हैं? इसका उत्तर है दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। एक बार फिर देखते हैं, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के कितने प्रकार होते हैं देखते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि का दूसरा नाम है, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है, तो स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि भी है। अच, इसका दूसरा नाम अच संधि भी है। अच संधि से क्यों कहते हैं? क्योंकि अच एक ऐसा प्रत्याहार है, महसो सूत्र के आधार पर अगर देखें, संस्कृत के महसो सूत्र के आधार पर अच एक ऐसा प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। मैंने लिख भी रखा है इसको। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण आ ई उ ड, री ली क, ए ओ ण, ऐ औ च, अर्थात अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं, इसीलिए इसको अच संधि कहा जाता है। दूसरी व्यंजन संधि। अगर पूछा जाए व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है, तो व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल संधि। व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल संधि, अर्थात हल वो प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, इसीलिए इसका नाम व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि रखा गया है। अब आपके बीच में मैं स्वर संधियों के भेद लाता हूं, जिनमें से सबसे पहला भेद हमारा है दीर्घ संधि। सबसे पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे, अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। पहला हो गया दीर्घ संधि, जिसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। दूसरा भेद है इसका यण संधि। यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। इको यणचि पहला भेद है दीर्घ संधि, जिसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। दूसरा भेद है यण संधि, जिसका सूत्र है इको यणचि। और तीसरा इसका भेद है, स्वर संधि का ही तीसरा भेद है गुण संधि। इसका सूत्र होता है आदि गुणा, आदि गुणा। और स्वर संधि का ही चौथा भेद है वृद्धि संधि।
वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र मित्रों होता है वृद्धिरेच। वृद्धि रेच। अगला है पांचवा अयादि संधि। अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है यचो अयवा यचो अयवा यावा। इस प्रकार से कई एक क्वेश्चन बन सकते हैं। इनके माध्यम से सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछते हैं कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? स्वर संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर पूछे कि स्वर संधि के भेद कितने हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, जिनमें से नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 यण संधि, नंबर 3 गुण संधि, नंबर 4 वृद्धि संधि और नंबर 5 अयादि संधि। स्वर संधि का दूसरा नाम बताओ। अगर कोई प्रश्न पूछता है कि स्वर संधि का दूसरा नाम बताओ, तो स्वर संधि का दूसरा नाम है अच संधि। पूछे कि दीर्घ संधि का सूत्र बताओ, तो दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। अगर आपसे पूछता है कि इको एणच किस संधि का सूत्र है, तो इको एणच यण संधि का सूत्र है। अगर पूछता है कि गुण संधि का सूत्र बताओ, तो आदि गुणा, गुण संधि का सूत्र है आदि गुणा। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, तो वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। और अयादि संधि का सूत्र क्या है, अयादि संधि का सूत्र है यचो अयवा यावा। आगे देखते हैं मित्रों स्वर संधि। आज हम स्वर संधि के एक भेद जिसमें से दीर्घ संधि है, जिसके ऊपर चर्चा करेंगे। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जिसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा। अगर हम देखें तो हमारे सूत्र के आधार पर ही हमारी परिभाषा भी निकल करके आती है। निकाल सकते हैं परिभाषा को। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण पहले देखेंगे। अक प्रत्याहार है, अक एक प्रत्याहार है। यहां से देखेंगे आ से लेकर के का तक के वर्ण, आ से लेकर के का तक के वर्ण अक के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया। णा सूत्र का लास्ट वर्ण है, इसलिए इसको क्रॉस कर दिया जाएगा, इसको हटा देंगे और का भी हट जाएगा। ई उ आ ई उ री तथा ली 1 2 3 4 5 वर्ण है। परिभाषा हमारी ये कहती है कि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, छोटा या बड़ा। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। छोटा या बड़ा मतलब छोटा आ हो या बड़ा आ हो, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो। ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री ली के आगे यदि समान वर्ण आता है, यदि समान वर्ण आता है, समान वर्ण आता है तो दीर्घ हो जाता है, तो दीर्घ हो जाता है। जैसे अक के आगे आ यू रिली के आगे, अगर आ के आगे, जैसे आ के आगे आ आए, छोटा आए या बड़ा आए, इधर चाहे इधर बड़ा आ हो और या इधर बड़ा आ हो, मतलब आ के आगे अगर आ आता है तो दीर्घ आ का निर्माण हो जाता है। और ई के आगे अगर ई आती है तो बड़ी ई का निर्माण कर देती है। और ऊ के आगे अगर ऊ आता है तो बड़े ऊ का निर्माण हो जाता है। तथा री के आगे, री वर्ण है, री के अगर री आती है तो मित्रों बताएं आपको बड़ी री का निर्माण हो जाता है। बड़ी री कैसे बनाएंगे एक बार देख लेते हैं। इसमें 1 टंक, इसमें 2 टंक, बड़ी री का निर्माण हो जाता है। और अगर री के आगे लरी आती है तो बड़ी लरी का निर्माण हो जाता है।
उदाहरण के तौर पे देखते हैं हम, उदाहरण के तौर पे देखते हैं। जैसे नंबर 1 का उदाहरण है, सबसे पुराना इसका उदाहरण विद्यालय। जैसे लेते हैं विद्यालय। विद्यालय एक शब्द है, विद्यालय एक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, विद्या और आलय। 2 शब्दों से मिलकर के बना है, विद्या और आलय। इनको, इन दोनों शब्दों को अलग अलग करते हैं संधि का। मित्रों आपको बताते चलूं, संधि का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, या यूं कहिएगा कि 1-2 व्यक्ति आपस में मित्रता कर लें तो उसको संधि कहते हैं। 2 व्यक्ति अगर आपस में मित्रता कर लें तो उसको संधि कहते हैं, और अगर उनमें झगड़ा हो जाए तो उसे विच्छेद कहते हैं। तो विद्यालय अभी ये संधिपरक है शब्द, अगर देखा जाए तो विद्यालय शब्द अभी संधिपरक शब्द है। 2 शब्दों का मेल है, यहाँ पे विद्या और आलय शब्द का मेल है, इसलिए संधिपरक शब्द है। अगर हम इसका विग्रह कर दें तो विद्या धन आलय, विद्या धन आलय शब्द 2 शब्दों में बट जाएगा। अगर यहां पे हम देखें तो यहां पे बड़ा आ, और इसके बाद भी अगर देखें तो यहां पे भी बड़ा आ, और इधर भी अगर देखें तो आ या आ, ह्रस्व या दीर्घ वो अलग चीज है, छोटा हो या बड़ा हो वो अलग चीज है, लेकिन आ या आ के बाद अगर आ आता है तो बड़े आ का निर्माण कर देता है, उसको दीर्घ बना देता है, उसको दीर्घ बना देता है। हमारा सूत्र भी यही कहता है, अक वर्ण के अक प्रत्याहार के आगे यदि समान वर्ण आता है, सवर्णे माने समान वर्ण आता है तो दीर्घ, तो उसको दीर्घ कर देता है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण आ, ई, उ, री, ली, इन सभी वर्णों के आगे अगर समान वर्ण आता है, कोई भी समान वर्ण, जैसे आ के आगे ई आए, ई के आगे ई आए, उ के आगे उ आए, री के आगे री आता है या ली के आगे ली आता है, इन समान वर्णों के आगे अगर समान वर्ण ही आता है तो उसको क्या कर देता है, बोले दीर्घ कर देता है। यहां पर आ के आगे आ आया है, इसलिए ये बड़े आ का निर्माण कर देगा। और हमारा शब्द विद्या धन आलय, अगर हम इसकी संधि कर दें तो ये शब्द बन जाएगा विद्यालय, विद्यालय। अब यहां पर अगर देखा जाए तो बड़े आ का निर्माण हुआ है, यह दीर्घ संधि के कारण हुआ है। मित्रों अगला उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे एक उदाहरण है गिरीश। गिरीश शब्द है, गिरीश शब्द को हम देखें तो गिरि धन ईश, गिरि धन ईश, विच्छेद करेंगे तो गिरि धन ईश, अर्थात छोटी प्लस बड़ी। ई के आगे अगर ई आती है तो बड़ी ई का निर्माण हो जाता है, ई के आगे अगर ई आती है तो बड़ी ई का निर्माण हो जाता है, इसलिए ई के आगे ई आई है, इसलिए बड़ी ई का निर्माण हो जाएगा। इसीलिए इन शब्दों को जब जोड़ा गया, गिरि धन ईश को जोड़ा गया तो गिरीश शब्द बना, गिरीश शब्द बना। अगला उदाहरण देखते हैं। इधर देख लेते हैं, तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मातृणम, एक शब्द है मातृणम। मातृणम शब्द को अगर तोड़ा जाए तो मातृ धन ऋणम बनेगा, मातृधन ऋणम बनेगा। यहां पर अगर देखा जाए तो ता पे जो रा चढ़ा है वो री वाला रा है, ता पर जो रा चढ़ा है वो री वाला रा है। और अगर इसे इधर देखा जाए तो ये रा वाला रा होता है, ये री वाला रा होता है, ये री वाला रा होता है। इधर साइड में अगर देखें तो री धन री बराबर बड़ी री, री धन री बराबर बड़ी री हो जाएगा।
यदि आ के बाद आ के बाद आ आता है तो बड़े आ का निर्माण होता है। ई के बाद ई आती है तो बड़ी ई का निर्माण होता है। ऊ के बाद ऊ आता है। देखें अगला उदाहरण देखते हैं हम, चौथा उदाहरण। जैसे वो उदाहरण है वधूत्सवा, एक शब्द है वधूत्सवा। वधूत्सवा शब्द में देखें और इसका विच्छेद करें तो विच्छेद होगा वधू धन उत्सवा। वधू धन उत्सवा। यहां पर देखेंगे तो बड़ा ऊ और धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इनको जब जोड़ा गया, वधू धन उत्सव शब्द को जोड़ा गया तो बना वधूत्सवा। वधूत्सवा, वधूत्सवा शब्द बना। आप समझ गए होंगे कि यक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण आ, ई, उ, री, री के आगे कोई समान वर्ण अगर आता है तो उस वर्ण को दीर्घ कर देता है। जैसे आ या आ के बाद अगर आ आता है तो बड़ा आ बन जाता है। ई के बाद ई आती है तो बड़ी ई बन जाती है। ऊ के बाद ऊ आता है तो बड़ा ऊ बन जाता है, जैसे वधूत्सवा में बना। री के बाद री आती है तो बड़ी री बन जाती है, जैसे मातृडम, मातृधन ऋणम हुआ। विद्यालय जैसे विद्याधन आलय। गिरीश गिरिधन ईश। अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे विद्यार्थी शब्द है, को मिटा दे रहे हैं एक बार। इसी संधि के अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी। इस शब्द को अगर हम तोड़ें तो दो भागों में जब शब्द बटेगा, विद्या धन अर्थी, अर्थात बड़ा आ धन छोटा आ बराबर बड़े आ का निर्माण करेगा। इसीलिए विद्या और अर्थी शब्द को जब जोड़ा गया, विद्या माने विद्या, अर्थी माने चाहने वाला, इन शब्दों को जब जोड़ा गया तो शब्द बना विद्यार्थी। विद्यार्थी। अब यहां पर दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। अगला देखा जाए रविंद्रा। रविंद्रा शब्द को अगर देखा जाए तो रवि धन इंद्र। यहां पर अगर देखा जाए रवि ई छोटी ई है और प्लस के बाद छोटी ई है, बराबर निर्माण होएगा बड़ी ई का। अगर इन शब्दों को जोड़ा जाए तो रवि धन इंद्रा बनेगा रविंद्रा। ई के बाद ई आई, बड़ी ई का निर्माण किया, इसीलिए यहां पे दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ रविंद्रा। अगला उदाहरण देखें भानुदया। भानुदया किस संधि का उदाहरण है? तो भानुदया दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। भानुदया, भानुदया। अगर विच्छेद इसका हम करेंगे तो भानु धन उदया। यहां पर है छोटा ऊ, प्लस के बाद में है छोटा ऊ, बराबर बड़े ऊ का निर्माण करेंगे। इसीलिए इन शब्दों को अगर हम जोड़ेंगे तो भानु धन उदया बराबर बनेगा भानुदया। भानुदया। मैं आशा करता हूं कि समझ गए होंगे दीर्घ संधि आप सभी लोग। अगली संधि, दूसरा भेद इसका है यण संधि। यण संधि दूसरा भेद है संधि का, स्वर संधि का दूसरा भेद है यण संधि। यण संधि, यण संधि का सूत्र है इको यणच। स्वर संधि का ही दूसरा भेद है। पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा भेद है यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। सूत्र अक्सर याद कर लें आप लोग।
दीर्घ संधि अका सवर्णे दीर्घा और यण संधि इको एड़च। इको एड़च देख लेते हैं एक बार। इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण, इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। अब इक प्रत्याहार कहां से शुरू होता है? अभी शुरू हुआ था अक, अभी हमने पढ़ा अक प्रत्याहार, आ से लेकर के का तक के वर्ण। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इक प्रत्याहार, ई से लेकर के का तक के वर्ण। ई से लेकर के का तक के वर्ण जितने भी हैं, पहले एक बार लिखते हैं इनको। इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं ई, उ, री। ई उ ऋणाक्रास है क्योंकि सूत्र का लास्ट वर्ण है, इसलिए हटा देंगे इसको। री और ली का क्रास हो जाएगा क्योंकि सूत्र का लास्ट वर्ण है। ई, उ, री और री, ये 4 वर्ण हैं। संधि का नियम कहता है कि यदि ई, उ, री, ली, यदि ई, उ, री, ली के आगे असमान स्वर आए, असमान स्वर आए मतलब ई के आगे ई ना हो, उ के आगे उ ना हो, री के आगे री ना हो, री के आगे ली ना हो, इसके अलावा यदि कोई भी स्वर आता है तो बोले परिवर्तन हो जाता है। ई का या बन जाता है, ई का या हो जाता है। इसके बाद ई, उ, री के आगे असमान स्वर आए, असमान, असमान स्वर अगर आता है तो ई का या, उ का वा, री का रा तथा री का ला हो जाता है। ई का या, उ का वा, री का रा तथा ली का ला हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं इसको। यदि देखा जाए, पहला उदाहरण, इत्यादि, एक शब्द है इत्यादि। इस शब्द का विच्छेद अगर हम करें तो इति, धन, आदि, इति, धन, आदि। यहां पर अगर देखा जाए इति, धन, आदि, इति मतलब ई है, ई है, उसके बाद में धन के बाद बड़ा आ है। और हमारा नियम कहता है यदि ई के आगे असमान स्वर आए, या उ के आगे असमान स्वर आए, या री के आगे असमान स्वर आए, या ली के आगे असमान स्वर आए, तो ई का या, उ का वा, री का रा तथा ली का ला हो जाता है। तो ई के आगे यहां पर असमान स्वर के रूप में आ आया है, इसलिए ई का या हो जाएगा, इसलिए ई का या हो जाएगा। और इन दोनों शब्दों को जब जोड़ा गया, इति शब्द और आदि शब्द को जोड़ा गया, तो एक शब्द बना जिस इत्यादि शब्द, इत्यादि शब्द बना जिसमें या बीच में सम्मिलित है। ये यण संधि का नियम है। अगला उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारा, जैसे एक शब्द है स्वागतम, स्वागतम शब्द है। इस शब्द का विच्छेद किया जाए तो इसका विच्छेद शुद्ध विच्छेद होता है सु, धन, आगतम, सुधन आगतम। अब सु शब्द में, सु माने होता है सुंदर, सु माने सुंदर। सु शब्द में देखा जाए तो छोटा उ और प्लस के बाद बड़ा आ है, उ के बाद आ आया है। बोले उ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो उ का वा हो जाता है, उ के बाद असमान स्वर अगर आता है तो उ का वा हो जाता है। इसलिए स्वागतम शब्द में सु शब्द आया सर्वप्रथम, और सु में उ छिपा हुआ है और प्लस के बाद आ है, इसीलिए यहां पर वा का ये निर्माण करेंगे। इनको और इनको जब जोड़ा गया तो एक शब्द बना स्वागतम, स्वागतम, जहां पर बीच में वा शब्द का निर्माण हुआ। अगला उदाहरण है पित्रादेशा, पितृधन आदेशा,
पित्रादेशा, पितृधन आदेशा, पितृधन आदेशा। पितृ इधर साइड में री शब्द और इसके बाद में है बड़ा। री के बाद अगर असमान स्वर आएगा, बोले री के बाद अगर असमान स्वर आएगा तो री का रा हो जाएगा। इसीलिए इन शब्दों को जब जोड़ा गया तो ये बना पित्रादेशा, पित्रादेशा। अब यहां पर अगर देखा जाए, सॉरी यहां पे भी पितृ होना चाहिए, पित्रादेशा। यहां पर अगर देखा जाए तो पितृ री शब्द, री वर्ण है, उसके बाद में आ है। और अगर यहां पे देखा जाए तो त्रा में रा वाला रा वर्ण है, इसीलिए यहां पर री का रा हो गया है। अगला उदाहरण देखें, चौथा उदाहरण है लाकृति। लाकृति शब्द है एक, लाकृति, लाकृति शब्द है। अगर इसका हम विच्छेद करें तो ली धन आकृति, ली धन आकृति। हमारा नियम कहता है ली के आगे अगर असमान स्वर आता है तो ली का ला हो जाता है, ली का ला हो जाता है। और लाकृति शब्द में ली धन आकृति, इसीलिए इनको, इन दोनों शब्दों को अलग अलग करके जब जोड़ा गया तो ये शब्द बना हमारा लाकृति, लाकृति, ली का ला हो गया। आज का प्रकरण यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं स्वर संधियों के अन्य भेद जो हैं उनको लेकर के आऊँगा आपके बीच में। तब